प्रिय विद्यार्थियों, अपने महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। हमने कुछ वीडियो पहले एक कंटेंट बनाकर और उसके वीडियो बनाकर आपके लिए डाले थे। अब चूँकि आप सभी BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थी BA द्वितीय वर्ष में प्रमोट हो चुके हैं, तो इसीलिए हम BA द्वितीय वर्ष के लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाएंगे। और पहला पेपर है उसमें नाटक या रचनाएं हैं, दूसरा पेपर है वो थोड़ा सा आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उसमें किसी पुस्तक की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम पहले पेपर की बजाय हम दूसरा पेपर पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और दूसरे पेपर में पहला जो यूनिट है वो हिंदी भाषा को लेकर है। तो मैं आज की जो शुरुआत है वो ऐसी शुरुआत कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो ये समझे कि हिंदी भाषा क्या है, उसका वर्गीकरण, हमें उसके वर्गीकरण के कितने आधार हैं और भारतीय भाषाओं को विश्व की भाषाओं में स्थान क्या है। तो सबसे पहली बात तो आप यह समझिए कि भाषा असल में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये बहुत ही सरल परिभाषा है। जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ ऐसे शब्द चाहिए या ऐसे कुछ संकेत चाहिए जिनको हम लिख सकें, ऐसे कुछ ध्वनियाँ चाहिए जिनको हम बोल सकें। तो इस प्रकार से हम लिखित और मौखिक दो रूपों में भाषा को देखते हैं। और भाषा के बिना मनुष्य की प्रगति और उसकी उन्नति किसी भी हाल में संभव नहीं थी। और भाषा ने विचारों के आदान प्रदान को काल और स्थान की सीमा से बाहर निकाल दिया है। असल में हज़ारों वर्षों के प्रयासों से, या हम कह सकते हैं कि कुछ प्रयास हैं वो सांगठनिक हुए होंगे और कुछ असंगठनिक हुए होंगे, लेकिन फिर भी, और कुछ अपने आप स्वतः, भाषा में परिवर्तन अपने आप ही होता है। तो स्वतः परिवर्तन कह लीजिए या मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयास है, इनके माध्यम से हज़ारों सालों से भाषा और उसकी लिपि का विकास हुआ है। और आज जिस स्थिति में भाषा है, जिस स्थिति में लिपि है, उसको पहुंचने में बहुत भारी समय लगा है। पूरे विश्व में बहुत सारी हज़ारों भाषाएं बोली जाती है। मैं सीधी सी चर्चा, क्योंकि 15-20 मिनट से ऊपर अगर वीडियो हो जाता है तो अपलोड नहीं होता है, इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे वीडियो में आपको ये टॉपिक समझाए जाएं। इसी की मैं PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा, आप उसको भी देख लेंगे। और हो सके तो आप PDF को डाउनलोड करने के बाद में उसको पढ़ें और फिर वीडियो देखें, या उसके बाद में कर सकते हैं। तो या आपको पेज अगर दिखाई नहीं देता हो तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता रहूँगा। पूरे विश्व की भाषाओं के दो प्रकार से वर्गीकरण किए जाते हैं, आकृति मूलक और पारिवारिक। और आकृति मूलक का मतलब हो गया कि उसकी जो वर्णों की जो बनावट है वो कैसी है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो हम कम काम में लेते हैं, हम भाषा के अध्ययन के लिए। हम पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब यह होता है कि प्रत्येक भाषा की उत्पत्ति किसी न किसी दूसरी भाषा से होती है। तो वो जो भाषा है, आज जैसे हिंदी है तो हिंदी की उत्पत्ति है वो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं अपभ्रंश से उसका विकास हुआ। लेकिन हिंदी की आदि जननी है वो संस्कृत है। तो असल में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, ये सब हिंदी एक परिवार की भाषाएं हैं, क्योंकि उनका खून एक है। हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में परिवार हम उसको कहते हैं जिसका खून का रिश्ता है। तो असल में उत्पत्ति का जहाँ पर रिश्ता होता है उसको हम परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार से भाषाओं के, पूरे विश्व की भाषाओं को कुछ परिवारों में बांटा गया है, जिसको कई जगह 9 भाषा परिवार और कई जगह 13 भाषा परिवार बताया गया है। इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना ध्यान रखें कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को हम 4 भागों में, या भारत में 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे हिंदुस्तान में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में मिलाकर दुनिया में जितने भाषा परिवार हैं उनमें से 4 भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती है। उसमें है भारोपीय जो 73% है, द्राविड़ 25% है, आस्ट्रिक 1.3% है, और चीनी तिब्बती भाषाएं भी भारत में बोली जाती है 0.7%। तो आप इसको देखें कि भारोपीय परिवार की जो भाषाएं वो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। क्योंकि द्राविड़ परिवार की भाषाएं, अब 2 मुख्य परिवार हो गए, भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं और द्राविड़ की। बाकी तो बहुत कम मात्रा में बोली जाती हैं, क्योंकि द्राविड़ है वो दक्षिणी भारत की भाषाएं को शामिल किया जाता है द्राविड़ परिवार में। मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, आदि भाषाओं को। तो वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, और जो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है हम उसको छोड़ते चले जाएंगे। आप ध्यान दें इस बात पर कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं कि भाषा का वर्गीकरण है वो आकृति मूलक और पारिवारिक 2 प्रकार से किया जाता है। आकृति मूलक हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, हम उसको छोड़ते हैं। फिर पारिवारिक में हम 13 भाषा परिवारों को दुनिया में देखते हैं, उसमें से 4 भाषा परिवार वो हिंदुस्तान में बोले जाते हैं। चूँकि उत्तर भारत हमारे
हिंदी से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हम बाकी 3 भाषा परिवारों को छोड़ के केवल भारोपीय की चर्चा करेंगे। अब भारोपीय भाषा परिवार भारत और यूरोप में बोला जाता है। भारोपीय में आप यह नहीं कह सकते कि भारोपीय में वही भाषाएं जो केवल भारत में बोली जाती हैं, इसके अलावा बाहर अनेक देशों में ये भाषाएं बोली जाती है। तो फिर इसके भारोपीय परिवार को हम 2 भागों में बांटते हैं, शतम और कैंतुम। असल में शतम संस्कृत में 100 को कहते हैं, 100 का आंकड़ा, 100 का जो आंकड़ा है। और कैंतुम शब्द है वो सेंचुरी से बना है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बोली जाने वाली 100 भाषाओं के समूह को शतम और यूरोप में बोली जाने वाली 100 भाषाओं को सेंचुरी यानी सैकड़ा कैंतुम कहा जाता है। तो आप फिर हम कैंतुम को छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं। शतम में आइए, शतम को 4 भागों में बांटा जाता है। आप देखिए, इसको मैं खिसका रहा हूँ इधर उधर, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, भारतीय आर्य भाषाएं और नहीं, इसको भारत ईरानी और बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप दोबारा देखें। शतम को 4 भागों में बांटा जाता है, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। तो इसमें ये जो भारत ईरानी है, ये वर्गीकरण, ये ग्रुप हमारे काम का है। तो इसमें फिर ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषाएं, यानी भारत ईरानी भाषाओं का जो समूह है उसको फिर हम 3 भागों में बांटते हैं, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं या उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को भारतीय आर्य भाषाएं कहा जा सकता है। अब आप थोड़ा सा ऊपर से चलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अब आपके दिमाग में एक स्पष्ट ढांचा होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड की भाषाओं को, पूरे विश्व की भाषाओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, आकृति मूलक और पारिवारिक। पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार है, जिसमें से 4 भाषा परिवार की भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। उसमें से 3 भाषा परिवार हमारे अध्ययन का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि उनका हिंदी से सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए हमारे अध्ययन का जो विषय है वो भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, शतम और कैंतुम। कैंतुम का मतलब सेंचुरी, जो यूरोपीय भाषा में बोली जाती है, और भारत का मतलब भारत और ईरान आदि के आसपास जो बोली जाती है। फिर सैंतुम को फिर हम 4 भागों में बांटते हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। फिर भारत ईरानी को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषाएं। एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली बात मैं आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ देने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर इसको अपने पीडीएफ का प्रिंट ले लेते हैं या 2-3 पेज की पीडीएफ होगी, उसको अगर आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखते हैं तो फिर आप इसके साथ साथ चल पाएंगे। क्योंकि एक हमारी सीमा है, बोर्ड आदि की ऐसी है नहीं सुविधा, तो इसलिए यहाँ पे हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ से हमारा भाषा का अध्ययन है, यूनिट 1 सेकंड पेपर का अध्ययन प्रारंभ होता है। ये 2-4 मिनट की जो पहले मैंने आपको बताई, हम इसको आपको शुरुआत से लेकर आए हैं भारतीय आर्य भाषाओं तक। भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, और यह विभाजन कोई भाषा के माध्यम से न होकर काल के हिसाब से, समय के हिसाब से। भारतीय आर्य भाषाओं का पहला पन्ना हमें ऋग्वेद में मिलता है। आप गौर करेंगे तो जानेंगे कि भाषा का अध्ययन हम लिखित का कर सकते हैं, मौखिक का नहीं। मौखिक का अध्ययन है वो अलग प्रकार से और तात्कालिक होता है, लेकिन हमारा जो अध्ययन है वो लिखित भाषा के आधार पर चलता है। और अगर ये कहें कि भारत में सबसे पुरानी किताब जो पाई गई तो वो ऋग्वेद है, तो असल में लिखित में कोई भाषा हमें कब से मिली? हमें लिखित भाषा का प्रमाण कहाँ से मिलेगा, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? कोई पुरानी पुस्तक मिलेगी तो उसी से मिलेगा ना। इसीलिए भारतीय भाषाओं का सबसे पुराना जो प्रमाण है वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। तो असल में वहाँ पर ऋग्वेद में जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। तो फिर हमने, आप मान के चलिए कि 1500 ईसा पूर्व में इसको वहाँ से इसका हमें वैदिक संस्कृत का प्रमाण मिलता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज 2000 लगभग आप मान के चलिए 3500 वर्ष हो गए। हम इन 3500 वर्षों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भाषाओं का वर्गीकरण तो है ही, पुरानी भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं।
ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं अनेक भाषाओं को अपने अपने ग्रुप में रखे हुए हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखें कि यह वर्गीकरण काल के आधार पर, समय के आधार पर, कि समय के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब प्राचीन आर्य भाषाएं कौन सी है? हालांकि इसकी डिटेल में आगे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा अलग अलग, पाली की, प्राकृत की, वैदिक संस्कृत की क्या क्या विशेषताएं थी और कौन सी भाषा अपनी आने वाली भाषा से भिन्न थी और कौन सी भाषा ने आने वाली भाषा को किस प्रकार से प्रभावित किया, यह हम अपने अध्ययन में देखेंगे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि आप पहले अपना एक आज का जो विषय है, आप अपने दिमाग में एक ढांचा तय कर लें कि मामला क्या है, शुरुआत से लेकर आखिर तक असल में हम किस प्रकार से भाषा के अध्ययन को देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन में 2 हैं, देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी। वैदिक संस्कृत जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और लौकिक संस्कृत जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत यानी प्राचीन आर्य भाषाओं का 2 भेद हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भाषाएं शामिल हैं, कौन कौन सी? वैदिक और लौकिक संस्कृत, दोनों का समय आपको बता दिया। फिर मध्यकाल में आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाषाएं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समूह में शामिल रहेगी: पाली, प्राकृत, अभ्रंश। पाली का समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन, और प्राकृत का 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लें अपने नोट्स में। और अपभ्रंश में 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक, यानी ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं में 3 हैं: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। गौर करने की बात यह है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की अंतिम स्थिति से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ होगा। इसको आप रिपीट करके सुन सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम स्थिति अपभ्रंश के एंड से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ होगा। हालांकि इनके भेद उपभेद बहुत है, लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। पाली, प्राकृत के भी बहुत सारे भेद हैं। अपभ्रंश के भेदों की सामान्य चर्चा हम इसलिए करेंगे वो आगे चल के, क्योंकि अपभ्रंश के भेदों से हिंदी की अनेक भाषाओं की उत्पत्ति, हिंदी भाषा परिवार की अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और उत्तर भारत की आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो वो भेद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 3 स्थितियाँ हैं। और 500 से ये 1 से 500 ये जो डिवाइडेशन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। कोई अलग पुस्तक आप पढ़ें, कल को आप थोड़ा सा 100, 200, 50 वर्ष का या फ़र्क मिल जाए आपको, तो आप ध्यान रखें किसी भी भाषा को बनते बनते समय लगता है और मिटते मिटते भी समय लगता है। हम ये नहीं कहेंगे कि 500 से 1 ईस्वी सन तक पाली है और 1 ईस्वी सन से अगले साल मतलब झटके से प्राकृत स्टार्ट हो जाती है। भाषा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हम कल शाम को एक भाषा को छोड़ेंगे और सुबह से नई भाषा को प्रारंभ कर लेंगे। भाषा एक प्रवाह है, जैसे नदी बहती है तो उसमें कौन सा पानी पहले निकल गया, कौन सा बाद में, तो इसमें हम अंतर नहीं कर सकते। उसी प्रकार भाषा में जो बदलाव होता है वो सैकड़ों वर्षों में होता है। 100-200 साल में कोई भाषा मिटती है और 100-200 साल में कोई नई भाषा बनती है। नई भाषा बनने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। पहली वाली भाषा की कठिनता हो सकती है। भाषा में बदलाव पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। भाषा जब नई कोई पैदा होती है तो अपने से पहले वाली भाषा से कुछ शब्दों का चयन करती है, कुछ नए शब्दों की उत्पत्ति होती है, अलग प्रकार से कुछ बाहरी भाषाओं के प्रभाव से आके नई भाषा का निर्माण हो जाता है। भाषा के निर्माण में और भाषा की बनावट में अनेक कारकों का योगदान रहता है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की 3 स्थितियाँ। एक बात थोड़ी सी यह बता दूं मैं आपको, कई बार इनको तीनों को ही प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत का मतलब हो गया स्वाभाविक। ये बहुत ही हालांकि हल्का अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, इसके अनेक अर्थ और भी किए जा सकते हैं। तो प्रकृति का मतलब होता है स्वाभाविक, सहज। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, असल में ये सब क्योंकि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा है। पाली को पहली देश भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य जनता की भाषा है। और उसके बाद में जो भाषाएं हैं, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, उसको सामान्य जन ने बोला। हालांकि इन भाषाओं में बाद में साहित्य की रचना भी हुई, लेकिन पहले ये जन भाषाएं थी, इसीलिए इनको प्राकृत यानी स्वाभाविक भाषाएं कहा गया। तो कई बार तीनों भाषाओं को प्राकृत कहा जाता है। तब फिर पाली का नाम क्या होगा? प्रथम प्राकृत। और प्राकृत का नाम क्या होगा? द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश का नाम क्या होगा? तृतीय प्राकृत। तो अपभ्रंश को भी तृतीय प्राकृत या पाली को प्रथम प्राकृत भी कह दिया जाता है।
रामचंद्र शुक्ल ने कहा था प्राकृताभास हिंदी, तो वहाँ उनका प्राकृताभास हिंदी का मतलब अपभ्रंश आदि है। ठीक है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखें। आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रारंभ कब से होगा? 1000 ईस्वी सन से होगा। देखिए थोड़ा सा इस डायग्राम को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, अच्छा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे होगा? अपभ्रंश से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ये रहा अपभ्रंश। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 7 भेदों को आप देखिए थोड़ा सा। देखिए शौरसेनी अपभ्रंश का भेद है, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड, पेशाची और महाराष्ट्री। ये 7 भेद है और ये 7 भेद होने का कारण इनका क्षेत्र है। ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी, इसीलिए उनका जैसे मगध में बोली जाने वाली मागधी, महाराष्ट्र में बोले वाली महाराष्ट्री, पेशाची, शौरसेन, ये सब जनपद थे। जिस जनपद में जैसी भाषा बोली जाती थी उसका नाम फिर उसी जनपद के हिसाब से पड़ा। तो आप ये ध्यान रखें कि 500 से लेकर 1000 ईस्वी सन तक अपभ्रंश का समय है। नंबर 1 बात, अपभ्रंश उस समय एक ही प्रकार की नहीं थी। अपभ्रंश 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक जो अपभ्रंश बोली जाती थी वो एक भाषा होते हुए भी अलग अलग जनपदों में अलग अलग विशेषताओं के साथ मौजूद थी, इसीलिए उसके भेद थे। और भेद कितने थे? 7। ठीक है, हालांकि इसमें 6 भी, एक विवाद भी चलता है खस या पहाड़ी का, लेकिन अपने आप 7 याद करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके इसको देख लेंगे कभी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। चूंकि अपभ्रंश के मध्यकाल की अंतिम अवस्था में 7 भेद थे, तो 7 भेदों से अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति हुई। अब इसको याद करना है कि अपभ्रंश के कौन से भेद से आधुनिक आर्य भाषा की कौन सी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। आप दिमाग में इसको, डायग्राम को इसलिए मैं कहता हूँ, डायग्राम को अपने रजिस्टर में अपने हिसाब से नोट कीजिएगा। अपभ्रंश के कौन से भेद से कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई, इसको देखना है। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मागधी से असमिया, उड़िया, बांग्ला और बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, खस से पहाड़ी, ब्राचड़ से सिंधी और पेशाची से पंजाबी और लहंदा और महाराष्ट्री से मराठी। अब एक बात तो गौर करने की है कि ये जो नीचे हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सब आधुनिक आर्य भाषाएं। ये जो ऊपर है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश के भेद हैं। अपभ्रंश के इन भेदों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। एक बात, लेकिन ये ऐसी भाषाएं हैं जो सभी हिंदी भाषा परिवार की भाषाएं नहीं हैं। गौर करने की बात थोड़ी सी ये है, इसमें जैसे गुजराती है, हिंदी भाषा परिवार का मतलब क्या है? अब हिंदी का मतलब ही क्या है ये तो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका टॉपिक है वो आगे आएगा। लेकिन आप ध्यान देने कि हम जैसे एक राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन मारवाड़ी बोलने वाले लोग अखबार हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोल भी सकते हैं। केंद्रीय भाषा हिंदी है। तो ऐसी भाषा के लोग, ऐसे भाषा समूह के लोग जो हिंदी को समझते हैं या बोल सकते हैं, या जिनकी केंद्रीय भाषा हिंदी है। केंद्रीय भाषा हिंदी होने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, यहाँ राजकीय विद्यालय या गैर राजकीय विद्यालय जो भी है उनके पाठ्यक्रमों की भाषा हिंदी है, यहाँ टेलीविज़न, समाचार पत्र, मीडिया की भाषा हिंदी है, यहाँ 2 विभिन्न भाषाओं के मध्य संवाद करने की भाषा हिंदी है। ठीक है, मतलब यूपी का एक आदमी राजस्थान का आदमी बात करता है तो वो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा वो यूपी वाले नहीं समझते पूरी तरह, और पूरी तरह यूपी की भाषा राजस्थान के लोग नहीं समझते, लेकिन हिंदी को दोनों समझते हैं। तो ये केंद्रीय भाषा है। ठीक है, तो हिंदी भाषा परिवार है। एक परिवार का मतलब ऐसी भाषाओं का समूह है जो आपस में एक जैसे हों, जिनकी विशेषताएं, कुछ विशेषताएं मिलती हों, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत एक हो। ठीक है, हालांकि उत्पत्ति का स्रोत सभी का अपभ्रंश है, लेकिन सभी की भाषागत विशेषताएं सभी की एक जैसी नहीं मिलती। तो फिर भाषा परिवार बनाने का मतलब कोई आधार तो होगा ना। कैसे 5 भाषाओं को, 10 भाषाओं को हम एक भाषा परिवार में रखेंगे? इसको मैं एक शब्द में कहूँगा, तात्विक समानता। तात्विक समानता का मतलब यह है कि भाषा के कुछ ऐसे तत्व जो आपस में मेल खाते हों, ऐसी 2 भाषाओं को हम एक परिवार में रख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा परिवार की हम अब बात करेंगे। यहाँ हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक और लौकिक संस्कृत,
मध्यकालीन प्राकृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं में अपभ्रंश के 7 भेद और 7 भेदों से आधुनिक आर्य भाषाओं की ये उत्पत्ति हुई। अब हम देखे हैं कि हिंदी भाषा परिवार कैसे और कौन कौन सी भाषा से बनेगा। सौर श्रेणी के नीचे 3 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसमें गुजराती हिंदी भाषा परिवार की भाषा नहीं है, तो यहाँ से 2 भाषाएं आपको उठानी है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। मागधी के नीचे 4 भाषाएं, असमिया, उड़िया, बांग्ला और बिहारी। असमिया, उड़िया, बांग्ला किसी भी प्रकार से हिंदी भाषा परिवार की भाषा नहीं। अब ये हिंदी भाषा परिवार बन रहा है, इसको आप भारत के नक्शे में भी देख सकते हैं, मानचित्र में भी देख सकते हैं। बिहारी हिंदी परिवार की भाषाएं, तो कुल मिला के हिंदी भाषा परिवार की 3 भाषाएं होगी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। अर्धमागधी में एक ही है, पूर्वी हिंदी, और वो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, तो यह हिंदी परिवार की भाषा है। ठीक है। उसके बाद में पहाड़ी, पहाड़ी को भी हिंदी भाषा परिवार की माना जाता है, कुछ विवादों के साथ, लेकिन यहाँ हम इसकी गणना करेंगे। उसके बाद में पांच भाषाएं होगी। उसके बाद में आती है सिंधी, वो भाषा परिवार में नहीं है, पंजाबी लहंदा नहीं है, मराठी नहीं है, तो कुल मिला के 5 भाषाएं हैं। अब आप देखिए इसको, हिंदी भाषा परिवार, ये देखिए, ये रही हिंदी भाषा परिवार में 5 भाषाएं, या इनको उपभाषाएं भी कहा जा सकता है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। अब इनकी बोलियां हैं, तो 5 उपभाषाएं या मुख्य भाषाएं, और इनकी ये जो 17 बोलियां आगे लिखी हैं, इनको मिलाकर हिंदी भाषा परिवार कहा जा सकता है। राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। पर पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली। बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी की बोलियां हैं गढ़वाली और कुमायूनी। अभी तक चीज़ें जो याद करने की चीज़ें हैं, ये आपको याद करना है। हम आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण से चले थे और हिंदी भाषा परिवार तक पहुँचे हैं। वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी एक छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश की गई है, तो इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। कुछ 2-4 तथ्य और रह गए हैं, उसके बाद में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बात इसमें लिखी है मैंने कि भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार और भारत हिती परिवार भी कहते हैं। हिंदी परिवार में 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां मानी जाती हैं। उपभाषाओं का मतलब मुख्य जो राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है, ये 5 उपभाषाएं हैं। और इनके आगे जो मैंने आपको बताई अभी, तो 17 बोलियां। अब हिंदी भाषा परिवार किसको कहते हैं? सीधा सा इसका उत्तर ये है कि हिंदी भाषा परिवार से मतलब यह है कि ऐसी भाषाएं जिनकी तात्विक समानता हो, जिनमें भाषागत विशेषताओं में कुछ साम्यता हो, ऐसी भाषाओं को हमें एक परिवार में रखते हैं। हिंदी में मुख्यतः 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां मिलाकर उनका परिवार माना जाता है। फिर उसका वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे भी कौन कौन सी उपभाषाएं, उनकी क्या विशेषता है, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ। भारतीय भाषाओं का प्रथम वर्गीकरण हॉर्नले ने किया था। हॉर्नले ने असल में हॉर्नले ने जो किया वो भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है। अच्छा, भारतीय भाषा में तो सभी आएगी, द्राविड़ भी आएगी, भारोपीय परिवार की भी आएगी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, गुजराती, संस्कृत जो भी है। तो भारतीय भाषाओं का प्रथम वर्गीकरण हॉर्नले ने किया था, जबकि हिंदी परिवार की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम किया था। तो ये आप ध्यान रखें, 2 प्रश्न बनते हैं। भारतीय भाषाओं का प्रथम वर्गीकरण हॉर्नले ने किया और ग्रियर्सन ने भारतीय परिवार में हिंदी जो भाषा परिवार उसका वर्गीकरण उसने किया था। भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य शैलियाँ बोलियाँ रखी, ताजुबेकी जो तजाकिस्तान में बोली जाती है, और निमाड़ी असल में राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग में बोली जाती है, उसको भी उन्होंने भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवार में रखा। सुनीति कुमार चटर्जी पहाड़ी को उपभाषा नहीं मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी असल में पहाड़ी को हिंदी भाषा परिवार में रखने में शामिल नहीं है। ये कुछ तथ्य हैं जिनको आप याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, और लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सामान्यतः जो 2 डायग्राम आपको मैंने 2 पेज में दिखाए हैं उनको आप याद करें, और उनको याद करेंगे तभी आप अगला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको थोड़ी सी समझ बनेगी। अब तक इतना ही, धन्यवाद।